कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोग कहानी का अगला भाग बोनस पार्ट के रूप में शाम 5 बजे देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आप लोगों के अच्छे कमेंट हुए तो मिलते हैं शाम 5 बजे कहानी के अगले और बोनस पार्ट के रूप में। गौरांगी वो उसकी तरफ एक बार पलटकर प्यार से बोला। वो उसकी आंखों में उतरे हुए रंगों को देखकर बोली, जब मेरी दुल्हन बनना तब पायल हमेशा पहनना। क्यों? वो उसके उस रूप को निहार कर बोल पड़ी, ताकि मुझसे छिपने की तुम्हारी कोशिश हमेशा नाकामयाब रहे, जैसे आज हुई। वो उसकी बात सुन झेप गई। मैं छिप नहीं रही थी। चाहे कितनी कोशिश कर लो खुद से दूर करने की, पर मुझे तुम्हारी आंखें पढ़ना आता है। रहना तुम्हें मेरे पास ही है। हर वक्त गुस्सा नहीं कर सकता मैं तुम पर, क्योंकि कभी कभी तुम्हारे पास के इस सुकून को महसूस करने के लिए बेसब्र हो जाता हूँ मैं। वो नींद से बोझिल आंखों को जबरदस्ती खोलते हुए बोला। उसके ये अलग अलग रूप गौरांगी को हमेशा हैरान कर जाते, पर हर रूप में एक बात सेम रहती, वो था उसका प्यार, जो हर रूप में एक समान झलकता था। वो ये सोच रही थी कि उसने उसके गले पर हाथ डाल उसने उसे खुद पर झुका लिया। वो बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी और अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो गई। उसके होठों का स्पर्श अपने होठों पर महसूस कर उसके आंखों के कोरों से आंसू निकल आए। वो बेहद प्यार से अपनी नसीली हुई आंखों को खोलता हुआ उसके लबों को बेहद प्यार से खुद में समेटे हुए था। उसका वो गुलाबी दुपट्टा हवा से उड़कर उनके चेहरे पर आ रहा था। मेरे हर लम्हे में सिर्फ तेरा हक है। जबान कुछ भी कहे, दिल के लम्हे में तू ही शामिल है। सुबह की किरण के साथ जब उसकी आंखें खुली तो कल रात का उसका स्पर्श उसके होठों पर अब भी उसे महसूस हुआ। वो कल कुछ अलग ही रूप लिए उसके पास था। वो कुछ अलग ही रूप से उसके पास था। कितनी मुश्किल से वो गया था उसके पास से। उसकी वो जिद्दी सी बातें ना चाहते हुए भी गौरांगी के चेहरे पर मुस्कान ला रही थी। क्या बात है, अकेले अकेले? अनुराधा उसकी तरफ देखकर बोली। हमें भी तो बता दो, आखिर कौन सी बात से मुस्कुराया जा रहा है? कुछ नहीं, बोल। वो बालों का जूड़ा बना उससे नजरें चुराती हुई उठ खड़ी हुई। अरे बता भी दो, तुम्हें अभी के अभी सारी लेडीज को बुलावा देने जाना है। लो बता दिया मैंने। गौरांगी तो बोल नहीं पाई, लेकिन कान्हा जरूर आकर बोला। तू क्या कर रहा है? ओ हेलो, ये लड़कियों वाले काम मुझसे नहीं होंगे। मैं जा रहा हूँ, पापा मुझे लेकर स्टेशन जा रहे हैं मेहमानों को लाने। करना है करो, वरना वो बाहर बुआ बैठी है, मिल लो जाकर। कर कुछ नहीं रही है, बस बैठे बैठे ऑर्डर चला रही है। हाँ जा रही हूँ। अनुराधा पैर पटक कर बाहर चली गई तो गौरांगी ने चैन की सांस ली। फिर अपने काम याद आते ही वो भी बाहर की तरफ चली गई। इधर हवेली में भी खूब हंगामा मचा हुआ था। सब चादर बिस्तर तकिया मंदिर रसोई घर सब साफ किया जा रहा था। अरे सब सही से करो, कोई गलती ना हो। चाची अम्मा जानते हो ना कितनी जल्दी पकड़ लेती हैं, कुलवंती चिल्लाई। तभी उनकी नज़र सामने से आती सोना पर पड़ी, जो भारी सी साड़ी में जेवर पहन पल्लू संभालने की जद्दोजहद में थी। पहले ही कहती थी कि ये सब सीख लो, पर नहीं, अब एकदम कर रही है। अरे चाची अम्मा के सामने तो हम भी घूंघट में रहते हैं, तो तुम तो हमारी भी बहू हो। कुलवंती दांत पीस कर बोली। काहे चिंता करती हो जीजी, सीख जाएगी। अभियंता बोली। कब अभियंता कब? अरे चौधरी हवेली में इटावा जाकर देखो, 4 हाथ का घूंघट ओढ़कर औरतें रहती हैं। लाड प्यार सब करेंगी चाची अम्मा, पर जानती हो ना नियम कितने कड़े हैं उनके, तुमने तो देखा है। हाँ जी जी, सो तो है। बाबूजी भी डरते हैं उनसे, और इनकी और जेठ जी की तो नजरें ना उठती उनके आगे, बस अर्धांग को छोड़कर। उस पर उनका कुछ अलग ही स्नेह है। अपनी माँ को गया है, दूसरों को काबू में कैसे करना है उसे पता है। कुलवंती तुरंत बोली। और सुनो जरा, तमीज से लाडला पोता है उनका, कहीं तितली की तरह जो हर टाइम घूमती रहती हो उसके पीछे। चाची अम्मा ने देख लिया तो पर मसल देंगी तुम्हारे। कुलवंती वहीं बैठी नयन तारा से बोली तो वो तमतमा उठी। तो मैं भी बोल दूंगी, शादी तय हुई है मेरी उससे। जबान खींचकर हाथ में दे देंगी तुम्हारी, समझी तुम? हमारे यहाँ लड़कियाँ खुद अपनी शादी की बात नहीं करती। वो एक बार फिर बोली तो सोना ने उसे आंखों से शांत रहने का इशारा किया, तो नयन दनदनाती हुई छत की तरफ चली गई।
अब तुम यहाँ ना खड़ी रहो सोना बहू, जाओ सही करो खुद को और नेहा को भी बता दो अपना कमरा सही कर ले। और हाँ, लल्ला से ज़रा तमीज़ से बात करना, अपने पति से कोई ऐसे बात करे जैसे तुम करती हो, उन्हें पसंद नहीं। वो सोना को फिर समझा कर बोली तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। नयनतारा छत पर रोज ही अर्धांग को देखने आती थी। जब वो सोया हुआ होता खिड़की से उसे देख आहें भर कर वो और उसे पाने को तड़प जाती, और वो है कि उसकी तरफ नज़र उठाता तक नहीं था। उसने धीमे से आगे बढ़कर खुली हुई खिड़की से अंदर झाँका। वो वैसे ही बिस्तर पर सोया हुआ था। उसकी वो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बिखरे हुए वजूद के साथ और भी अट्रैक्टिव हो जाती थी। कुछ अलग ही था वो। रातों को उसे नींद नहीं आती और सुबह उसकी नींद जल्दी खुलती नहीं थी। आने वाले वक्त में उसकी ये अदा गौरांगी को क्या क्या रंग दिखाएगी भगवान ही जाने। तभी उसका फ़ोन बज उठा, जो उसके माथे पर तो शिकन नहीं लाया, पर नयन घबरा गई कि कहीं उसकी नज़र उस पर ना पड़ जाए। वो तुरंत साइड में छिप गई। एक दो बेल के बाद उसने फ़ोन उठा ही लिया। हेलो, वो अलसाया सा बोला। अभी सो रहे हो? गौरांगी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो उसकी आंखें चमक उठी। उसकी रात की खुशबू खुद में महसूस कर उसने तकिए में मुंह घुसा लिया। नहीं बाबू, सो नहीं रहा हूँ, वो दिलकशी से बोला। अच्छा, तो क्या कर रहे हो? करने देती ही कहाँ हो कुछ, सिर्फ फोटो को छूता हूँ तो तुम्हारी सांस रुकने लगती है। वो वैसे ही आंखें बंद किए हुए उसकी आवाज़ से ही उसे खुद के बहुत करीब महसूस कर बोला। उसकी यूं बात सुन, जिस बात के लिए गौरांगी ने फ़ोन किया था वो भी भूल गई। गाल दहक उठे, सांसें भारी हो गई। शर्मा चुकी हो मेरी जान, तो बता दो, कुछ बोलने वाली थी तुम? वो ऐसे अंदाज बदल रहा था अब कि गौरांगी का दिमाग काम करना बंद कर देता था आजकल। कभी गुस्सा, कभी आंखों की शरारत, कभी उसका वो स्पर्श याद आते ही उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। वो मैं? हाँ, तुम्हें कैसे पता? वो बस इतना ही बोल पाई। बस ये मत पूछा करो, बोलो ना क्या कह रही थी? वो मेरा लहंगा अभी आना बाकी है जो मैं केशव भाई की शादी में पहनूंगी। मैं तो कुछ भी पहन लेती, पर अनुराधा बोल रही थी कि सब पहन रहे हैं तो मैं भी पहनूं। तो माँ कह रही हैं कि कोई फ्री नहीं है तो मैं अभिलाष के साथ चली जाऊं। ये कौन है और तुम उसके साथ क्यों जाओगी? उसकी बात सुन उसकी आंखों में एक जुनून सा उतर आया, जहां अब तक खुमारी थी। वो जो बाबूजी ने, बस आगे मत बोलना, तुम्हारे लिए सिर्फ मुझे चुना गया है। कहीं नहीं जाओगी तुम, समझ में आया कि नहीं? वो गुस्से से लगभग बेड पर बैठकर बोला। चिल्लाना बंद करो, इसीलिए तुम्हें कोई बात नहीं बताती मैं। सुनते हो नहीं कि मुझे खाने के लिए दौड़ पड़ते हो? अब उठो और जाओ, मेरे लिए एक लहंगा लेकर आओ, मेजरमेंट मैं भेज दूंगी मैसेज पर। और अनुराधा बाहर मिलेगी, उसे कैसे भी दे देना, उसे बता दिया है मैंने। वो एक सांस में बोली तो अर्धांग एक बार फिर तकिए पर औंधे मुंह गिर पड़ा। गुड डिसीजन मेरी गुलाबो, और मेजरमेंट मुझे पता है तुम्हारा। वो एक बार फिर मुस्कुरा कर बोला। कैसे? वो ना समझी से बोली। ये करके बताऊं या फिर बोल कर? बेशर्म हो तुम, वो उसकी बात समझ कर बोली। तुम्हारे लिए, यही तो दिक्कत है, वो धीमे से बोली। सुनाई दे रहा है मुझे? हाँ, तो सुनाने के लिए ही बोला है। तो और सुन लो, पूरी ज़िंदगी दिक्कत रहेगी ये। अच्छा सुनो, वो कुछ हटक कर बोली। अर्धांग एक बार फिर आंखें बंद कर उसे महसूस कर बोला। ज़्यादा महंगा मत लेना, वो धीरे से बोली। इतना कंगाल नहीं हूँ जो तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकता है। किसी की जेब से पैसे नहीं निकालूंगा कभी भी। पूरी ज़िंदगी जैसे रहोगी अपने दम पर रखूंगा रानी बनाकर। कोई बात बिना चिल्लाए नहीं बता सकते? तुम बात ही ऐसी करती हो। क्या लगता है तुम्हें मैं सबके ऊपर पड़ा हुआ हूँ, कुछ करता नहीं हूँ? गुंडा सब कहते हैं तो तुम भी मुझे वही समझ रही हो? मैं कुछ नहीं समझ रही और फिलहाल फ़ोन रख रही हूँ क्योंकि तुमसे बहस करने की मुझ में ताकत नहीं है। बोल उसने फ़ोन रख दिया तो अर्धांग मुंह बनाता हुआ उठ खड़ा हुआ। मूड तो उसका बहुत ख़राब था, पर फिर उसकी बात याद आते ही चेहरे पर एक बार फिर उसके स्माइल आ गई। लहंगा, वो धीमे से बोला और अपने बालों को समेटा जो फिर बिखर गए। बाहर खड़ी नयनतारा जल भून कर राख हो गई। इतना तो उसे समझ आ रहा था कि अर्धांग किसी लड़की से बात कर रहा था। उसका शक तो गौरांगी के ऊपर ही गया। वो गुस्से से सोना के रूम की तरफ बढ़ गई। उधर गौरांगी का अभिलाष के साथ जाने से मना कर देना अभिलाष को गुस्सा दिला गया। उसका प्लान तो कुछ और था, उस पर उसने जो पानी फेर दिया था
वो आज से यहाँ सबकी जी हजूरी के लिए इसलिए तो आया था ताकि सबकी नज़रों में भी चढ़ जाए और अपने प्लान को भी प्रूफ कर दे। क्या हुआ अभिलाष? फिर निकल गई हाथ से। उसके पास खड़े निखिल ने धीरे से उसके कान के पास कहा, रहने दे, तेरे बस का नहीं है। वैसे कमाल का प्लान है, तेरी होने वाली बीवी का शादी से पहले ही सुहाग रात किसी और के साथ मना लेगी, फिर तेरी पास आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी शादी में 1 हफ्ता है और उससे पहले ही इसकी सुहाग रात हो जाएगी मेरे साथ। आज ही का वार खाली गया है, कल का नहीं जाएगा, तुम देखना। अभिलाष मक्कारी से सामने मेहमानों को नाश्ता सर्व कर रही गौरांगी को देखकर बोला। ग्रीन कलर का सलवार सूट पहने वो आज लग ही कमाल की रही थी, पर अभिलाष ये भूल चुका था उसे छूना तो दूर, उसकी परछाई का हक भी अब उसके पास नहीं है। इसका फैसला अब बहुत जल्द ही हो जाएगा। उस बड़े से मॉल की हर अच्छी सी ड्रेस चेक कर लेने के बाद भी अभी उसे कुछ समझ नहीं आया था। सर, आप किसके लिए ले रहे हैं ये बता देते तो हेल्प हो जाती। वहाँ की सेल्स गर्ल जो कब से उसकी दीवानी हुई जा रही थी, आखिर मुस्कुराकर बोल ही पड़ी। वो लग ही ऐसा रहा था, चेक फुल टी शर्ट, नीचे जींस और उसकी वो कयामत ढाती आंखें। वो अभी उसकी बात का जवाब दे ही पाता कि उसकी नज़र सामने एक लहंगे पर जाकर टिक गई। उसे पैक कर दो, वो इशारा करके बोला। जी सर, अभी हो जाएगा, बोल वो तुरंत उस लहंगे की तरफ बढ़ गई। तब जाकर एक सुकून की सांस उसने ली। फिर उसने मॉल में नज़र घुमाई और कुछ सोचकर वो एसेसरीज की तरफ बढ़ गया। जब वो घर पहुंचा तो उसे अनुराधा बाहर ही टहलती हुई मिल गई। उसने गौरांगी को पहले ही फ़ोन कर दिया था, इसलिए वो पहले से इधर उधर का माहौल चेक कर रही थी। लाओ, वो उसके पास से निकल कर बोली तो उसने फुर्ती से उसके हाथ में सौपर पकड़ा दिया। तुम सबके लिए कुछ ना कुछ है, वो बोला तो अनुराधा एकदम एक्शन में आ गई। ओहो, रिश्वत दे रहे हो हम सबको कि हम मान जाएं अपनी बहन को तुम्हें देने को? अभी के अभी वापस करो बाकी सामान और सिर्फ गौरांगी का लहंगा ही लेकर जाओ। वो उसकी बात सुनकर बोला तो अनुराधा हड़बड़ा उठी। नहीं नहीं, अब परेशान क्यों होना, मैं तो बस मजाक कर रही थी। लाए हो तो पहन लेंगे, आखिर वापस कर दूंगी तो तुम थोड़ी ना ये सब पहन लोगे। वो बनावटी हंसी के साथ हंसकर बोली तो अर्धांग उसकी बात पर ना जाने क्यों मुस्कुरा दिया और अनुराधा वहीं पर जम गई। इसके डिंपल भी पड़ते हैं, मतलब भगवान को सारी अच्छी खूबियाँ इसे देकर इसे मेरा जीजा ही बनाना था। बहुत नाइंसाफ़ी है, भगवान माफ़ नहीं करूँगी आपको कभी। मतलब एक ही पीस में सारी इन्वेस्टमेंट, बोल वो भागकर घर के अंदर चली गई। अनुराधा की हेयर एसेसरीज, सुप्रिया की सुंदर सी इयररिंग और आराधना के लिए बहुत प्यारे से कंगन वो लाया था। गौरांगी, तुमने बोला था हम लोगों के लिए कुछ लाने को। नहीं, वो जो करता है अपने मन से करता है, मुझसे पूछ कर। मजाक मत करो दीदी, आप देख लेना यही हाल रहा उसका। मुझे ये नए कारनामे हर वक्त दिखाते रहने का तो हाई बीपी की मरीज हो जाऊंगी मैं। देखा दीदी, इसे लड़कियों की शॉपिंग भी करना आता है। यार क्या ये बंदा है, सच कह रही हूँ, अगर गौरांगी की जगह मैं होती तो कब का भाग चुकी होती इसके साथ। अनुराधा फिर एक बार बड़बोली हो गई थी। गौरांगी अपना दिखाओ, सुप्रिया बोली। ब्लश पिंक कलर का लहंगा जिस पर लगे हुए उस्टोन उसे रॉयल सा लुक दे रहे थे और चुनरी पर बहुत ही प्यारा मगर बारीक काम था। एक सुंदर सा लहंगा जिसे देख वाकई एक पल को गौरांगी का मन भी खुशी से भर उठा। बहुत महंगा लग रहा है गौरांगी। हाँ दीदी, मैंने कहा था सस्ता सा लाना, पर मेरी वो सुनता कहाँ है, कुछ कह दो तो लड़ने लगता है। अनुराधा या आप लोगों में से कोई जा पाता तो आपसे ही मंगा लेती, पर भेज तो माँ मुझे ही रही थी, वो भी अभिलाष के साथ। अगर उसे पता चल जाता तो पिछली बार का याद ही होगा आपको। वो उसकी वो गुस्से से लाल हुई शक्ल याद कर खुद में ही सिहर उठी। कोई नहीं, तू आज पहन ले, रख लेना संभाल कर, कल को शादी के बाद उसे ही पहन कर दिखाना। आराधना एकदम बोल गई तो फिर एहसास होते ही एकदम चुप हो गई। पीछे खड़ी सुप्रिया, अनुराधा और गौरांगी एकटक उसे ही देखने लगी जैसे उसने क्या ही बोल दिया हो। माफ़ करना गौरांगी, जो दिल में है कभी कभी जुबान पर आ ही जाता है। फिलहाल ये सब छोड़ो, सब समेटो, फिर जरा बाहर चलो। देखो शाम हो चुकी है, जो भी काम है अभी निपटा लो, फिर टाइम नहीं मिलेगा। दीदी, जीजू कब आ रहे हैं? सुप्रिया ने आराधना से पूछा तो वो मुस्कुरा दी। जब तेरे जीजा जी को टाइम मिलेगा तब आ जाएंगे। आपने फ़ोन नहीं किया उन्हें? किया था, ज़रूरी मीटिंग थी उनकी, कोई हो सकता है कल सुबह आ जाएं।
बुआ, कान्हा चिल्लाता हुआ ललिता जी के पास आया। काहे कान फोड़ रहा है छोरा? मन तो बहुत करता है ऐसा करने का, फिर सोचता हूँ आप सुपर्णखा बन जाएंगी, उसके बाद बदला लेने के लिए आप अपने भाइयों को मेरे पीछे लगा देंगी और इत्तेफाक से आपके भाई मेरे बाप हैं, तो ये रिस्क तो मैं नहीं लूँगा। फिलहाल आप ये बताइए, आपने सारे मेहमानों को ये क्यों कहा कि कोई भी ज़रूरत हो तो बेझिझक कान्हा से कहना, मेरा छोरा बड़ा कामकाजी है। वो उनकी नकल उतार हाथ चलाकर बोला, अरे तो का जुल्म कर दिया तुझ पर? तकिया पानी चादर तब भी ठीक था, पर पूड़ियाँ पान पेप्सी और रसगुल्ले ये क्या है? ये सब भी अब मैं ही करूं? मैं बता रहा हूँ बुआ, एक दिन मेरा राज ज़रूर होगा इस घर में, और उस दिन मैं आपको तकिया चादर देकर आपके ससुराल ज़रूर भेज दूंगा। देख ले भी विधा, ये छोरा जरा सा काम पड़ा नहीं, बस मुझे ही सुनाता रहता है। मैं कह देती हूँ, नाराज हो गई ना तो भरे ब्याह में अनशन पर बैठ जाऊंगी। कान्हा चुप कर, नहीं करना ना कर, जाकर लोचन काका को बोल दे, वो कर देंगे, मुंह मत लग। वसुधा आखिर तंग आकर बोली, तो कान्हा आंखें तरेर वहां से चला गया। केशव की शेरवानी आ चुकी थी, जो उसने ट्राई भी कर ली थी। अनुराधा और सुप्रिया को प्रिया ने बुलाया था अपना लहंगा पहनकर दिखाने के लिए कि कैसे लग रहा है उसके ऊपर। इधर अभिलाष अभी भी जगमोहन जी और श्याम मोहन जी को लेकर मार्केट में ही था। वो कोई भी नंबर बनाने का मौका छोड़ना नहीं चाहता था। सारे गिफ्ट पैकिंग और किसको क्या देना था ये गौरांगी ने संभाल लिया था, और वसुधा और विविधा ने जेवर मंडप और बारात की सारी छोटी बड़ी रस्म की तैयारी कर ली थी। केशव, जिसको ज़्यादा काम नहीं दिया गया था, फिर भी उसने सबको आमंत्रण करने का काम ले लिया था। लगभग रात के 2 बजे तक सब कुछ तैयारी कर लेने के बाद आखिर सभी लोग थोड़ी देर आराम करने के लिए चले गए। कुकू को सुलाने के बाद आराधना, सुप्रिया और अनुराधा भी सोने जा चुकी थी। लेटी तो गौरांगी भी सोने के लिए ही थी, पर उसके नसीब में सोना कहाँ लिखा है अभी। उसका फ़ोन बज उठा। उसने नींद से बोझिल आंखें जबरदस्ती खोली, फ़ोन उठाया। पास में लेटी कुकू कुछ हिली तो वो जल्दी से मोबाइल लेकर वहाँ से हट गई। क्या है, प्लीज़ सो जाओ और मुझे भी सोने दो, मैं बहुत थक गई हूँ। दिन भर से बात तक नहीं की तुमने मुझसे, बस सुबह ही फ़ोन किया था। सुबह नहीं, दोपहर था वो, 12 बजे सुबह नहीं होती। गौरांगी अलसाते हुए बोली, पर मेरी तो सुबह ही थी। अब हो गई ना बात, अब प्लीज़ सो जाओ। वो सर एक तरफ टिका कर बोली। वो वाकई थक चुकी थी। ऊपर से आज अभिलाष की वो नज़रें उसे दिन भर परेशान किए हुए थी। मुझसे मिलने आओ ऊपर। नहीं, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, मैं दवा दूंगा, आओ ना। सुनो, छत पर नहीं, आज बहुत मेहमान है, कोई जग जाएगा, बवाल हो जाएगा। मेरा बस चले तो कल के कल तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले आऊं, फिर देखूंगा कितना दूर रहोगी मुझसे। एक दिन, एक घंटा तो छोड़ो, एक पल भी अलग नहीं करूंगा खुद से। वो गुस्से से बोला तो गौरांगी की सारी नींद हवा हो गई। आज ये दूसरी बार था जो वो एक ही बात सुन रही थी। कहता तो वैसे भी वो बहुत बार ये बात था, पर ना जाने क्यों आज ये सुनकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। लहंगा कैसा लगा? अर्धांग उसी टोन में बोला। अच्छा है। सिर्फ अच्छा है? नहीं, बहुत अच्छा है। पहन कर मुझे दिखाना सबसे पहले। वो धीरे से बोली। पागल हो गया हूँ मैं तुम्हारे लिए, बस एक बार तुम्हारे भाई की शादी हो जाए, उसके बाद एक पल भी नहीं रुकूंगा। अर्धांग बोला तो गौरांगी एक पल को फिर टेंशन में आ गई। शादी के काम में वो ये बात भूल ही जाती थी। क्या होगा जब ये बात सबके सामने आएगी? कैसे सभी घर वाले उस बात को अपना पाएंगे? सोच कर ही एक बार फिर उसका दिमाग भन्ना गया। टेंशन ना लो, मैं हूं ना, तुम्हें छोड़ नहीं सकता, बाकी सब कुछ कर जाऊंगा जो तुम कहोगी। मैं बस तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा, बाकी तुम्हारे लिए मैं खुद को भूल सकता हूँ। वो एक बार फिर उसकी खामोशी समझकर बोला तो उसकी आंखें भर आई। कैसे कहे कि उसकी मोहब्बत ही सुकून और दर्द दोनों है उसके लिए। मैं सुबह फ़ोन करूंगी तुम्हें, सो जाओ तुम, बोल उसने उसकी बात सुने बिना ही फ़ोन रख दिया। उसके बाद ही गौरांगी के आंखों में रुके हुए आंसू गालों पर छलक पड़े। प्यार हो जाए तो सुकून, किसी का प्यार ना समझ आए तो बेदर्दी, प्यार का इंतज़ार हो कर ना हो तो जिंदगी। एक तरफ वो अधूरा होकर भी पूरा, और प्यार होकर भी बोल ना पाओ तो ना सुर बन जाता है। वही दर्द गौरांगी के दिल को भी अंदर तक टीस देता रहता था। शायद इसीलिए वो उससे लड़कर भड़क कर खुद का गुस्सा उस पर निकालती रहती, और वो ऐसा था फिर भी उससे एक पल को भी दूरी ना बनाता।
जितना वो उससे दूर करती वो उतना ही टूट कर उसकी बाहों में समा जाता। गुस्सा करता, जिद करता और उससे अपनी बात मनवा भी लेता कैसे भी करके, और वो उसके मोह में मान भी जाती। मेहमानों की गहमागहमी के बीच सभी ज़रूरी काम सुबह सुबह ही शुरू हो चुके थे। अभिलाष भी आज सुबह से घर में अपना डेरा जमाए हुए था। पूरे घर की नज़रों में हीरो जो बनना था उसको, उसकी वो तीर जैसी नज़रें गौरांगी को बहुत चुभ रही थी। गौरांगी, उसने उसे बुलाया तो वो बिना पीछे मुड़ी रुक गई। जी कहिए, मुझे ज़रूरी काम है कुछ। इतनी भी जल्दी क्या है, होने वाले पति हैं आपके, आज नहीं तो कल हमसे ज़रूरी क्या होगा। यही बात आपको हमसे बोलनी है कि और कुछ। वो मैं कह रहा था, उसने बोलते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो वो पीछे हटकर दीवार से चिपक गई। ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों, मेरे छूने का हक नहीं है तुम्हें? फिलहाल तो नहीं, वो आंखों में आग लेकर बोली। गौरांगी, जरा कुकू को पकड़ ले, तेरे जीजू आए हैं, उनके लिए चाय बना दूं मैं? आराधना आकर बोली तो अभिलाष, जो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा ही था, पीछे हट गया। आज तुम्हें एहसास दिला दूंगा कि मेरे हक हैं कि नहीं, वो गौरांगी के जाने के बाद खुद से बोला। दिन भर की भाग दौड़ के बाद शाम तक सब तैयार होने लगे। सारी व्यवस्था ग्राउंड में ही थी, इसलिए प्रिया के घर वाले पहले ही बारात के स्वागत के लिए पहुंच चुके थे। अनुराधा आज प्रिया के साथ ही बिजी थी और सुप्रिया और गौरांगी केशव के साथ साथ बाकी काम देख रही थी। आराधना बाकी मेहमानों को अटेंड कर रही थी। कान्हा, कपड़े पहन ले, फिर मत अलमारी खोलने को कहना, मैं सब लॉक कर दूंगी, विविधा साड़ी का पिन लगाकर बोली। उसी में मुझे भी लॉक कर दो, क्योंकि पहले 1000 काम बता दो फिर कहो कपड़े बदल लो। तुम कपड़े पहनो, बाकी जो होगा मैं देख लूँगा, अभी के लिए मैं लगभग तैयार हूँ। रहने दे भाई, आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, जिन्हें सोचना चाहिए उनकी देखो, लाल साड़ी पहने ऐसे बैठी हैं जैसे इन्हीं की शादी है। तू काहे जल रहा है? अपने भाई की कमाई पर पहनी हूँ। अच्छा, और इसके फाल पीको और ये कैटरीना कट ब्लाउज जो आपने बनवाया है वो मैं ही उठा कर लाया हूँ टेलर के यहाँ से। मुझसे मत लड़, तेरी शादी में ये भी ना पहनूंगी। तब तक जिंदा ही रहोगी? मतलब कब तक पीछा करोगी मेरा? देख ले विविधा। कान्हा, चुप कर, अशुभ बोलना बंद करो और जाओ कपड़े बदलो जाकर। और तुम सब भी तैयार हो जाओ। आराधना, सार्थक जी तैयार हो गए? उनको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं माँ, वो तैयार हैं और कुकू के साथ बाहर हैं। मैं भी लगभग तैयार हूँ। अनुराधा और सुप्रिया वहीं से तैयार होकर आएंगी। आएंगी नहीं, आ गए। वो दोनों अपने भारी भरकम ड्रेस को संभाल आकर बोली। एक तो इन लड़कियों का फैशन मुझे समझ में नहीं आता, खुद के वजन से ज़्यादा तो कपड़े पहन लेती हैं। मेरी ड्रेस पर कोई कमेंट नहीं माँ, और जाइए, आपके पति परमेश्वर बुला रहे हैं आपको, अनुराधा तुनक कर बोली। चलिए जीजी, हम चलते हैं, विविधा ललिता और वसुधा से बोली। और तुम लोग घर लॉक करके आना, समझे? और गौरांगी, इनका तो भरोसा नहीं, तुम जरा चाबी अपने पास ही रखना। वो दोनों रूम में आई तो सामने खड़ी गौरांगी पर नज़र थम गई। वो लग ही इतनी खूबसूरत रही थी। फ़ोन पर अर्धांग से बात कर रही थी, जो अभी जिद पर अड़ा था कि उसे देखना है उसे। मैं आऊँगा वहाँ, वो उधर से बोल रहा था। नहीं, बात क्यों नहीं मानते तुम मेरी? कभी तुम नॉर्मल तो रहोगे नहीं, वहाँ कुछ गड़बड़ जरूर करोगे। और वहाँ बाबूजी और जीजा जी और बहुत सारे मेहमान होंगे। हद है, गुस्सा दिलाने वाला तुम्हारा हर काम है मुझे, और फिर कहती हो कि गुस्सा करता हूँ। तो हो जाओ गुस्सा। देखो, मुझे प्रोवोक मत करो, अभी उठा कर ले आऊँगा तुम्हें यहाँ, समझी तुम? और अब एक शब्द मत बोलना, फ़ोटो भेजो मुझे। हाँ ठीक है, वो उसके तिल मिलाते हुए शब्द सुनकर बोली। उस लहंगे में जैसा अर्धांग ने सोचा था वो उससे भी ज़्यादा कयामत ढा रही थी। अनु सुन, प्लीज़ मेरी एक फ़ोटो खींच भेज दो इनके पास, वरना जीने नहीं देंगे मुझे। वो अपना फ़ोन उसके आगे करके बोली तो वो होश में आई। इनके पास? वो आंखें मटका कर शरारत से बोली। रहने दो, जाओ तुम। अरे लाओ लाओ। उसने फ़ोन हाथ में लेकर झट से उसके सर पर पल्लू रखकर फ़ोटो क्लिक कर अर्धांग को सेंड कर दी। हो गया। इन कामों में कुछ ज़्यादा ही फुर्ती नहीं है तुम्हें? वो तो है, आखिर एक ही पीस हूँ मैं इस पूरी दुनिया में। उधर फोटो देखते ही अर्धांग पागल सा हो उठा। उसकी आंखों की तलब उसे सामने से देखने के लिए बढ़ गई। अब वो कुछ सोचे और करे ना, ऐसा हो सकता है भला? जब वो सब वहाँ पहुँचे तो लगभग बारात का स्वागत हो चुका था। क्या करती रहती हो सब लोग जो अब जाकर आई हो?
माँ, हम जल्दी ही आ गए थे, बस रास्ते में कुछ मेहमानों को कुछ प्रॉब्लम थी, वही सॉल्व कर रहे थे। सुप्रिया तुरंत बात संभालते हुए ललिता से बोली। अभिलाष और उनके मम्मी पापा भी आ चुके थे। अभिलाष के कई दोस्त भी आज उसमें शामिल हुए थे। गौरांगी पर उनकी नज़र पड़ते ही वो तुरंत ही अभिलाष से बोले, तो क्या सोचा है आज का? सब सेट है, बस एक मौका मिलने की देर है। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोला। उधर पूरा मोहल्ला शामिल हुआ था, बस हवेली के लोगों को छोड़कर। आज ना जाने कुकू भी रोए ही जा रही थी। आराधना की तो हालत ही खराब थी, शायद ज़्यादा भीड़ उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ऐसे ही करते करते जयमाल का वक्त हो चला। बेहद खूबसूरत लाल लहंगे, लाल चूड़ी और खूबसूरत सी ज्वेलरी पहने धीमे धीमे कदम आखिर प्रिया ने केशव की तरफ बढ़ा दिए। वो वाकई आज बहुत सुंदर लग रही थी। खूबसूरत तो केशव भी बहुत लग रहा था। स्टेज पर आते ही सुंदर से म्यूजिक से उन्होंने जयमाल एक दूसरे के गले में डाल दी। उसके बाद आशीर्वाद और बाकी रस्मों का सिलसिला चल निकला। अभिलाष ने शादी शुरू होने से पहले ही एक आदमी जो कि सबको पानी, जूस और स्नैक्स पहुंचाने में लगा था, उसे कुछ समझा कर लड़कियों की तरफ भेजा। कहा फेरों के लिए तैयारियां चल रही थी और दूर से उस पर नज़र रखने लगा। और हुआ वही। गौरांगी के हाथ में वही जूस का ग्लास उसने पकड़ा दिया जो अभिलाष ने बोला था। उसका प्लान आधा पूरा हो चुका था, अब आगे का प्लान उसका पूरा होना बाकी था, जिसमें उसे पता था इतना टाइम है जितने में वो आगे का काम कर सकता था। आंटी सुनिए, वो विविधा के पास जाकर बोला। जी बेटा, क्या हुआ, कोई दिक्कत है बेटा? विविधा बेहद प्यार से बोली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आंटी, वो माँ का यहाँ के शोर से कुछ सर दर्द हो रहा था तो कोई टेबलेट मुझे लानी थी, तो आप बता देंगी यहाँ पास में कोई डॉक्टर है? अरे बेटा, क्या कहते हो, दवाई घर पर रखी है। अब इतने सारे मेहमान थे तो हमने पहले ही सर दर्द पेट दर्द की दवाई मंगा ली थी। तुम रुको, मैं अभी चलती हूँ। कहाँ हैं बहन जी? आप प्लीज़ परेशान ना हो, मैं हूँ ना, घर की बात है और अभी यहाँ आपकी ज़रूरत है, आप मुझे बता दीजिए। ऐसे कैसे बेटा? हाँ रुको, अभी अनुराधा और सुप्रिया में से किसी को भेजती हूँ। नहीं आंटी, रहने दीजिए। उसका निशाना चूक रहा था कि पास खड़ी वसुधा तुरंत बोली। अरे चाबी तो गौरांगी के पास है, तुम रुको बेटा, अभी के अभी मैं उसे भेजती हूँ। आखिर बहन जी, उसे सेवा ही तो करनी है। बोल वो पीछे मुड़ गई और अभिलाष की तो खुशी का ठिकाना ना रहा। उधर गौरांगी का सर वाकई घूमने सा लगा था, हाथ पैर ठंडे होने लगे थे। सुनो गौरांगी, जाओ घर पर सर दर्द की दवाई तुम्ही ने रखी है ना, तो ले आओ। अभिलाष की माँ का सर दर्द हो रहा है, एक काम तुमसे नहीं होता, होने वाली सास है तुम्हारी। वो चिल्लाकर बोली तो गौरांगी को आधा ही समझ आ रहा था। माँ, आंटी आप चलिए, मैं ले लूँगा दवाई। गौरांगी जो कहना चाहती थी उसकी बात बीच में काट कर अभिलाष जल्दी से बोला। वो जानता था अब तक उसने इतना विश्वास तो बना ही लिया है कि वो लोग आंखें बंद कर उस पर विश्वास कर सकते हैं। चलो गौरांगी, अभिलाष मुस्कुराकर बोला। गौरांगी ना जाने किस मूड में उसके साथ चल पड़ी। उसके ठंडे होते हाथ पैर उसे एक जगह पर खड़ा होना भी मुश्किल कर रहे थे। वो लड़खड़ाई तो अभिलाष उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। मैं ठीक हूँ, वो खुद को संभाल तुरंत बोली। उसने तुरंत जाकर घर का दरवाज़ा खोला और अंदर गई। तब तक वो पूरी तरीके से उस नशीले एहसास से भर गई थी। आप यहीं रुकिए, मैं यहीं दवाई लेकर आती हूँ। गौरांगी उस हालत में भी उसे घर के दरवाजे पर ही रोक अकेले आगे बढ़ी। यूं अकेले एक साथ उसके साथ होना उसके दिल को अच्छा नहीं लगा। अभिलाष रुक भी गया, जानता था कुछ वक्त बाद इतना होश भी उसे नहीं रहेगा। अंदर जाकर वो मेज से टकराई। आईने में खुद की शक्ल धुंधली सी होती देख उसके साथ कुछ गलत है, ये एहसास उसे अंदर तक कपा गया। उसने हाथ आगे बढ़ाकर फ़ोन उठाया तो सबसे पहले अर्धांग का नंबर उसे शो हुआ। उसने नंबर प्रेस किया और ज़मीन पर गिर गई। खुलती बंद होती आंखों से उसे उसने देखा, पूरा परिवार उसके सामने खड़ा था, सिर्फ उसे देखते हुए। साथ में भरी हुई मांग और मंगलसूत्र के साथ प्रिया भी केशव के साथ खड़ी हुई थी। खुद पर एक मजबूत पकड़ महसूस कर उसने देखा अर्धांग, जिसकी गुस्से से आंखें लाल हो चुकी थी, उसे संभाले हुए खड़ा था। ये देखिए आप सब लोग, ये लड़का इसके साथ यहीं था और जब मैंने कुछ बोला तो इसने मेरे साथ मारामारी की। अभिलाष, जो कि अपने नाक और मुंह से निकलते हुए खून को पोंछता हुआ अपनी मां की ओट लेकर बोला।
मार दूंगा मैं तुझे अगर एक शब्द भी और तुम्हारे मुंह से निकला। अर्धांग गुस्से से चीख कर बोला तो वो सहम कर पीछे हट गया। उसके हाथ पैर कांप गए। कुछ देर पहले की उसकी मार उसके जिस्म में सिहरन पैदा कर गई। उसे तुरंत वो सब याद आ गया। गौरांगी के गिरने के बाद जब वो आया तो उसने उसे उठाकर बेड पर डाला। अर्धांग, गौरांगी के होठों से उसका नाम सुनकर वो बौखला गया। अभिलाष, बोलो गौरांगी, किसी और का नाम तुम्हारे होठों से शोभा नहीं देता। अभिलाष उसका मुंह दबाकर बोला। हाथ मत लगाओ मुझे, वो मरी हुई आवाज में बोली। हाथ नहीं, आज सब कुछ करूंगा तुम्हारे साथ, फिर देखता हूँ कैसे किसी और को ये मौका देती हो तुम। फिर शादी भी मेरे साथ होगी। पूरी जिंदगी तुम्हारे इन्हीं होठों को बहुत तकलीफ होगी जिनसे तुम किसी और का नाम लेती हो। अभिलाष उसके पूरे जिस्म को निहार कर बोला जो उस लहंगे में लिपटा हुआ उसकी नीयत खराब कर रहा था। छोड़ो मुझे, वो अपनी पूरी ताकत समेट उसे धक्का देकर बोली। अभिलाष, जो लगभग उस पर झुका हुआ था, लड़खड़ा गया। गौरांगी, वो गुस्से से चीखा और उसके गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया। गौरांगी लहरा कर फिर बेड पर गिर गई। प्लीज जाने दो मुझे, गौरांगी अपने कांपती हुई आवाज में बोली। अच्छा, जाने दो ताकि मुझ तक पहुंचने से पहले किसी और को अपनी खूबसूरती दे दो। बेवकूफ़ नहीं हूँ गौरांगी, मैं उसी दिन क्लब में जान गया था कि जो लड़का वहाँ आया था आशिक था ना तुम्हारा। छूता तो वो भी होगा तुम्हें, तो अगर मैं छू लूंगा तो क्या गलत है, वो वाहियात तरीके से बोला तो गौरांगी की आंखों में गुस्सा उतर आया। चुप करो कमीने इंसान, वो एक बार फिर चिल्ला उठी और जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ी अभिलाष ने पीछे से उसके बाल पकड़ लिए। कमीना हूँ मैं तो आज दिखा ही देता हूँ कमीनापन, और ऐसा कमीनापन दिखाऊंगा कि हीरो की तरह तुम्हारे माँ बाप के सामने आऊँगा और गलत साबित करूँगा तुम्हें। उसके बाद शादी भी करूँगा तुमसे और पूरी जिंदगी इस बात की सजा भी दूंगा तुम्हें। बोल उसने उसे बेड पर पटक दिया। गौरांगी की एक आह निकल गई। कमर पर एक तकलीफ का एहसास उसकी पलकें भिगो गया। अभिलाष उसकी बेबसी देख जैसे ही उसके दुपट्टे की तरफ उसे खींचने के लिए आगे बढ़ा, तभी उसकी कलाई उसे टूटती हुई महसूस हुई। पलटकर देखा तो अर्धांग खड़ा था, गुस्से से भरा हुआ। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे खून उतर आया हो उनमें। उसने कान में लगाया मोबाइल साइड में फेंका, जिस पर गौरांगी की कॉल आते ही उसने उठा लिया था। उसने समझकर जितना टाइम उसके पास आने में लगाया उतने टाइम में उनके बीच में हुई सारी बातें उसे पूरी तरीके से पागल कर चुकी थी। हिम्मत कैसे हुई तेरी उसे हाथ लगाने की? अर्धांग लगभग उसका हाथ मोड़कर टूट जाने की दिशा में ले जाते हुए बोला। अभिलाष तड़प उठा। उसने एक ही झटके में उसे सामने फेंका। वो सीधा दीवार से टकराया और नाक से खून की धार बह निकली। उसके बाद वो नहीं रुका। बढ़ते हुए उसके वार अभिलाष की जान जाने का डर पैदा कर रहे थे। पागलपन सवार हो गया था अर्धांग के ऊपर। जिस लड़की पर वो किसी की परछाई नहीं बर्दाश्त कर सकता था, और अभिलाष तो उस पर गलत नज़र डाली और उस पर हाथ उठाया। वहीं रखा हुआ कांच का जग जैसे ही अर्धांग ने उसके सर पर मारना चाहा, पीछे से गौरांगी की आवाज़ ने उसके हाथ रोक दिए। पानी, वो आधी बेहोशी में ही बोल रही थी। अर्धांग ने उसे आगे बढ़कर हाथ पकड़ खुद की बाहों में भींच लिया। बाबू, क्या बोल रहे हो बच्चा? वो उसके उसी गाल को चूम कर बोला जिस पर अभिलाष की उंगलियों के निशान पड़ चुके थे। एक आह उसके मुंह से निकल गई तो अर्धांग ने ध्यान दिया उसके होठों के स्पर्श से उसे दर्द हुआ होगा। एक बार फिर गुस्से से भर कर अभिलाष की तरफ मुड़ने को हुआ तो गौरांगी ने डर और तकलीफ से उसके शर्ट पर हाथ कस कर चेहरा उसके सीने में घुसा दिया, जो महसूस कर अर्धांग तड़प उठा। गुस्से को कंट्रोल करते हुए उसकी आंखें नम हो उठी। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कुछ गलत नहीं होगा। अर्धांग उसके बालों को चूम कर बोला तो अभिलाष, जिसके हर रंग में दर्द भर चुका था, वो सिर्फ अपनी जान बचाने के डर से भाग खड़ा हुआ। अर्धांग उसे मार ही डालता आज, पर गौरांगी की उस पर कसती हुई पकड़ उसे कमजोर कर गई। कुछ नहीं होगा बाबू, पानी पीना है, वो उसके बाल सहलाकर बोला। उसने मेरे साथ, वो भरे हुए गले से बोलने को हुई। कुछ नहीं हुआ है तुम्हें और ना कभी अब होगा, वो उसके बाल जो बिखर चुके थे कान के पीछे कर प्यार से बोला।
तो वो एक बार फिर उसके पास खुद को सुरक्षित महसूस कर गई, उसके सीने से लग गई। उसके बाद जो अभिलाष ने वहां जाकर कहा, उसका नतीजा ये हुआ जो आगे एक फैसले का आह्वान था। देख लिया भाई साहब, क्या दशा कर दी मेरे बेटे की। आपकी बेटी और उसके आशिक ने, अभिलाष की माँ दांत पीस कर बोली। तो जगमोहन जी मुंह फेर कर वहीं पड़े पलंग पर बैठ गए। आधी बेहोशी में भी गौरांगी ने उनके चेहरे का अविश्वास परख लिया। दीदी, वो खुद को संभाल आराधना की तरफ बढ़ी तो उसने उसके कंधे पकड़ लिए। ये मेरे साथ गलत करना चाहता था दीदी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अर्धांग मुझे बचाने आया था, वो धीमे धीमे बोली। तो आराधना उसकी बात की सच्चाई उसकी भरी हुई आंखों में देख पा रही थी। झूठ मत बोल गौरांगी, कौन गलत करने आया था ये हमें दिखाई दे रहा है। ये गुंडा जो जेल काट कर आया है, इसकी शराफत के कसीदे पढ़ रही है तू, जिस पर एक खरोच भी नहीं है, वो देवता, और जो मरने की हालत में है वो तेरे साथ गलत करेगा। विविधा आगे बढ़कर बोली। सही कहते थे तेरे बाबूजी कि मैंने ही छूट दी है तुझे, उनकी लिखी कुंडली कभी गलत नहीं होती। तूने इस लड़के से रिश्ता जोड़ा, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, शर्म नहीं आई तुझे। हाँ, गौरांगी के मुंह से दर्द से निकला। उसकी बात सुन वो सफ़ेद सी पड़ गई। श्याम मोहन जी ने मामले को बढ़ते देख सब मेहमानों के हाथ जोड़ उन्हें तुरंत विदा किया। प्रिया के मम्मी पापा को भी, जिन्होंने जाते हुए प्रिया की तरफ देखा, तो प्रिया ने पलके झपकाकर उन्हें जाने का इशारा किया। आखिर वो भी राजदार थी इन सब की, और कहीं ना कहीं जानती थी गौरांगी गलत नहीं बोल रही थी। कान्हा केशव बस जो हो रहा था उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ प्रिया, आराधना, अनुराधा, सुप्रिया सब जानकर जबान नहीं हिला पा रहे थे। जानते थे अगर कोई भी बोला तो बात और भी बिगड़ेगी। कान्हा, डॉक्टर लेकर आओ अभिलाष के लिए, जगमोहन जी चिल्ला पड़े। जी जी ताऊ जी। उनका ये कहना उन सबको समझा गया कि उन्होंने मान लिया है कि गौरांगी की ही गलती है। अरे लाज नहीं आई तुझे, ललिता इस झंझोड़ते हुए बोली। तो अर्धांग को सहन नहीं हुआ, वो आगे बढ़ा तो आराधना ने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्धांग ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। गौरांगी के हाथ पैरों में अब भी जान नहीं थी, वो लड़खड़ा गई। तो अर्धांग ने आखिर उसे आगे बढ़कर खुद में समेट लिया। बस, वो पूरी ताकत से चिल्ला उठा। सब सहम कर पीछे हट गए। अभिलाष की तो जान हलक में अटक गई थी जैसे। ये बोलते हुए अर्धांग की आंखें गुस्से से आग उबल रही थी। अगर आप लोग इस कहानी का अगला पार्ट बोनस पार्ट के रूप में एक छोटा सा पार्ट शाम 5 बजे देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा। यकीन मानिए इस समय बहुत ही ज़्यादा व्यस्तता है, लेकिन फिर भी आप लोगों की एक्साइटमेंट को देखते हुए मैं बोनस पार्ट ज़रूर लाऊंगी। लेकिन आप लोग ये शिकायत बिल्कुल मत कीजिएगा कि छोटा सा है, जितना भी मिलेगा दिल से स्वीकार करके कमेंट बॉक्स में मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा। यकीन मानिए जितना आप लोग एक्साइटेड हैं अगले पार्ट को सुनने के लिए, उससे ज़्यादा एक्साइटेड मैं हूँ आप लोगों के लिए अगला पार्ट लाने के लिए। क्योंकि जब कहानी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है तो सिर्फ आप लोगों का इंतज़ार करना मुश्किल नहीं होता है, मुझे भी आप लोगों तक पहुँचाने का इंतज़ार करना बेहद मुश्किल होता है। और पता है आप लोगों को, हमारे और आपके बीच में सिर्फ एक ही चीज़ आ जाती है, वक्त की कमी, जिसे मैं चाहकर भी पूरी नहीं कर पाती हूँ। तो मैं हर चीज़ इग्नोर करके मिलती हूँ आप लोगों से आज शाम 5 बजे। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स और लाइक का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में शाम 5 बजे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।